हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम मार्केट विजार्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने माइकल मार्कस का इंटरव्यू को पढ़ा था एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रूस कोवनर के बारे में। तो जैक ड्यूसी अगर बताते हैं कि ब्रूस कोवनर भी दुनिया की काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रेडर थे एंड इनका नाम फ्यूचर्स मार्केट एंड करेंसी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वो बताते हैं कि 1987 में ये अकेले ऐसे ट्रेडर थे जिन्होंने $300 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट करके दिया था अपने कंपनी को। वो बताते हैं जिस टाइम ये इंटरव्यू लिया गया था उसके पिछले 10 साल में कंटिन्यूसली 87% का CAGR का रिटर्न इन्होंने दिया था। अगर ब्रूस कोवनर की स्टडी के बारे में बात करें तो इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया था एंड उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में ये टीचिंग भी किया करते थे एंड लेकिन इनको कुछ टाइम के बाद पढ़ाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने अपने प्रोफेशन को थोड़ा चेंज करने का सोचा। एंड जब ये सोच रहे थे अपने करियर को नया डायरेक्शन देने का, उसी दौरान 1970s के आसपास इन्हें फाइनेंशियल मार्केट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव हुआ एंड उसके बाद इन्होंने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में काफ़ी सारे स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। और स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे मार्केट में अप्लाई किया एंड टाइम के साथ दुनिया के बहुत ही ज़्यादा बड़े ट्रेडर बन चुके थे ये। तो चलिए अब डायरेक्ट इंटरव्यू में चलते हैं। तो इंटरव्यू बहुत लंबा है तो मैं बहुत हर क्वेश्चंस को नहीं ले सकता, तो मैं स्टार्टिंग के थोड़ा इनके स्टार्टिंग ऑफ द करियर से जिस प्रकार का था उस क्वेश्चंस को लेता हूं एंड आपको डायरेक्ट एक फ्लो में बताने का कोशिश करता हूं। तो वो बता रहे हैं, ब्रूस कोवनर जैक डी को समझाते हुए बता रहे थे कि स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट कर रहे थे तो ट्रेड्स लेते गए, कुछ भी ट्रेड्स लेने लगे थे, कुछ भी इन द सेंस जो इन्होंने पढ़ाई किया था उसको अप्लाई करने लगे थे एंड जो इनको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिला था वो इस पर्टिकुलर ट्रेड्स मिला था। तो एक वो ट्रेड ऐसा था जिसमें उन्होंने सोयाबीन्स पर वो ट्रेड ले रहे थे एंड सोयाबीन्स पे क्या कर रहे थे, वो अलग अलग मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे थे एंड मतलब स्प्रेड क्रिएट कर रहे थे, कॉल एंड पुट का खरीद के फ्यूचर्स को वो एक प्रकार से स्प्रेड क्रिएट करके रख रहे थे। एंड वो जिस ब्रोकर में काम करते थे ना, वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा लिवरेज मिलता था, काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिलता था। तो वो कंटिन्यूसली वो स्प्रेड क्रिएट करते जाते थे, क्रिएट करते जा रहे थे एंड एट अ टाइम ऐसा टाइम आ गया था कि वो 15-15 कॉन्ट्रैक्ट्स को भी एक साथ होल्ड करके रखे हुए थे, वो भी बिगनर थे उस वक्त पर। तो ये बात जब उनके ब्रोकर को पता चला तो उनके ब्रोकर ने उन्हें रोकने की कोशिश किया कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, इतना रिस्क सही नहीं है। तो कोवनर बताते हैं कि उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट था क्योंकि इस मार्केट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था और हाईली लिवरेज था। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी कि मेरा ब्रोकर मुझे रोक रहा है। तो मैंने क्या किया था, उस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ही बंद करवा लिया था एंड एक दूसरे नए ब्रोकर के पास मैंने अकाउंट खोला एंड वहाँ पर सेम चीज़ मैंने अप्लाई किया था। तो जब मैंने ये अप्लाई किया तो स्टार्टिंग में मेरा ये जो स्प्रेड था वो मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे रहा था और कुछ टाइम के साथ ऐसा होने लगा था कि सोयाबीन के प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर ही जाने लगे थे। तो फिर ये जो मेरा नया ब्रोकर था ना, उसने मेरे को अचानक से एक दिन फ़ोन किया और मेरे को बोला कि यार भाई सोयाबीन्स का कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है और तू जो दो स्प्रेड बनाया हुआ है तो फिर जो ऊपर से तूने शॉर्ट करके रखा है कॉल, उसका तो कोई मतलब नहीं, उसको अभी हटा दे, कट कर दे उसको। जब ये थोड़ा और ज़्यादा हाई चले जाएगा, वापस गिरने लगेगा, तब तो दोबारा उसको एंट्री कर लेना, उस पोजीशन को क्रिएट कर लेना। तो मेरे को उतना समझ नहीं आया, मैंने बोल दिया ठीक है कर ले यार, हटा दे उसको। तो ये मेरा एक बिगर मिस्टेक था उस टाइम पर। फिर जैसे ही उसने ये चीज़ किया कि मेरा ऊपर से जो मैंने बना रखा था मेरे पोजीशंस को कट कर दिया, उसके 15 से 20 मिनट के बाद उसका मेरे पास वापस कॉल आता है मेरे ब्रोकर का। वो बताता है बड़ी दबी हुई आवाज़ में कि यार मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जाकर एक लोअर लिमिट बना चुका है, मतलब लोअर सर्किट लग चुका है इसके सोयाबीन के मार्केट पर। तो ये बात जब मैं सुना तो भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या करूँगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और उस मोमेंट पे मैं उसको कुछ एक्शन लेने के लिए बोल ही नहीं पा रहा था। तो उस दिन पर कंटिन्यूसली क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता है एंड डे के एंड पे कभी ना कभी जब लिमिट ख़त्म हुआ था, उसका सर्किट ख़त्म हुआ, तब मैंने शायद उसको बेचा। तो जो मेरा जो प्रॉफिट्स थे वो लगभग मेरे को $45,000 के आसपास प्रॉफिट दिख चुका था एंड वो सडनली पूरा ड्रॉप होकर $22,000 से $25,000 के आसपास में मेरे को अपने उस ट्रेड को क्लोज करना पड़ा था। तो इस प्रकार से मेरे को यहाँ पर फर्स्ट एक लेसन मिला था। तो लेसन में ये बताना चाह रहे हैं इस वाले में कि पहली बात तो हमको ज़्यादा लिवरेज होना नहीं है, हमारे जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हमको रिस्क मेंटेन करना है। सेकंड, यहाँ पर इनका जो खुद का थॉट प्रोसेस था, जिस थॉट प्रोसेस के कारण इन्होंने स्प्रेड बना कर रखा था, बस दूसरों के आइडिया के कारण इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने वो एक्शन ले लिया एंड इनको उसका नुकसान झेलना पड़ा। तीसरा सेम लेसन एक ही एग्जाम्पल से उनको ये मिला था
कि यार कंटिन्यूसली जब वो मार्केट सोयाबीन का मार्केट ऊपर जा रहा था, एक वर्टिकल मूव मिल चुका था, तो उसमें मेरे को और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी एंड अपने रिस्क को मेंटेन करने के लिए मेरे को डिफ़ाइन करके रखना चाहिए था, लेकिन मैं और ज़्यादा ऊपर जाने का एक्सपेक्टेशंस कर रहा था। तो ये वर्टिकल मूवमेंट के बाद एक रैपिड फॉल आ सकता है, ये भी प्रकार की एक मेरे को लर्निंग पता चली थी। तो एक जो मेरा बहुत ही बड़ा ट्रेड था जिसने मेरे को कई सारी लर्निंग दे दी थी। तो जैकडिस वगैरह का तो और उनसे लेसन्स पूछ रहे हैं कि और आपके लिए क्या लेसन्स है जो आप एक बिगिनर ट्रेडर को देना चाहेंगे। तो वो बता रहे हैं कि वैसे तो मार्केट में कई सारे रूल्स हैं, लेकिन ये एक लेसन है जो हर आदमी को याद रखना चाहिए कि यार हमारा जितनी कैपेसिटी है हमको उतना ही रिस्क लेना चाहिए, हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए, पहली चीज़। यानी इसमें वो एक और चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखिए अगर हम किसी भी ट्रेड में हैं, है ना, और हमको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट क्या बिहेव करने वाली है और क्या उसका सिनेरियो होगा, हमको अगर सिचुएशन समझ नहीं आ रही है तो हमको उसमें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको वो ट्रेड से एग्जिट कर लेना है। वो बता रहे हैं वहीं अगर हमको ट्रेड लेने वाले हैं और हमको नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हमको ट्रेड नहीं लेना है। तो यही चीज़ उनको कई बार हेल्प कर चुकी है उनके ट्रेडिंग करियर में, कि कई सारे ट्रेड में वो फंस जाते थे, उनको समझ नहीं आता था कि अब क्या करना है, नेक्स्ट मूवमेंट क्या करना है। उनको जब समझ नहीं आता था तो वो एक चीज़ करते थे कि पूरे पोजीशंस को कट कर लेते थे। तो इस चीज़ों से उन्होंने बहुत सारे अपने पैसे को सेव किया है। तो ये चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं एक नोविस ट्रेडर के लिए, वो एक एडवाइस दे रहे हैं। अब जैकडिस वैगन से पूछते हैं कि आपने ट्रेडिंग किस किस से सीखा है, कोई एक ऐसा ट्रेडर है जिससे आप थोड़ा क्लोज थे या फिर सीखे थे। तो कोवनेर बता रहे हैं कि माइकल मार्कस, ये वही ट्रेडर हैं जिनके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बात किया है। तो वो बता रहे हैं कि माइकल मार्कस से इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो ब्रूस कोवनेर बताते हैं कि माइकल मार्कस एक पंच लाइन बोला करते थे, वो बोलते थे कि यार तुम $1 मिलियन भी बना सकते हो, अगर तुम खुद से सोचो ना कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो तुम $1 मिलियन भी बना सकते हो। वो बस एक चीज़ मेरे को बताना सिखाए थे कि खुद पे भरोसा होना चाहिए, खुद पे एक उम्मीद होनी चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, एंड अगर कंटिन्यूसली हम वो चीज़ को करें तो हम अचीव कर सकते हैं वो सक्सेस को। माइकल मार्कस ने एक और ही इंपॉर्टेंट लेसन दिया था ब्रूस कोवनेर को। वो बताते हैं कि माइकल मार्कस बोलते थे कि कई सारे ट्रेड्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, उसमें भी हमको हारना ज़रूरी है। एंड फिर एक और हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे जिसमें हम फिर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, उसमें भी हमको लूज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद और भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है हम किसी ट्रेड में, उसमें भी लूज़ करना ज़रूरी है। तो वही बता रहे हैं कि कंटिन्यूसली हम जितने भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो किसी पर्टिकुलर ट्रेड में, हमको उसमें लूज़ करते जाएंगे, लूज़ करते जाएंगे, लूज़ करते जाएंगे, एंड देन अल्टीमेटली लूज़ करने के बाद ही हम पैसे को डबल करते जाएंगे। तो इनके कहने का मतलब ये है कि हम किसी पर्टिकुलर ट्रेड में कितना भी ज़्यादा कन्विंस्ड क्यों ना हो जाए, कितना भी ज़्यादा श्योर क्यों ना हो जाए, हम उसमें लूज़ करेंगे ही करेंगे। इस बात को हमको ध्यान रखना है, इसलिए अपने रिस्क को मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैकडिस वगैरह पूछ रहे हैं ब्रूस कोवनेर से कि आप दुनिया के इतने बड़े ट्रेडर हैं फ्यूचर्स एंड करेंसी मार्केट में, तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको दूसरे नॉर्मल ट्रेडर से डिफरेंट बनाती है। तो ब्रूस कोवनेर बताते हैं कि ऐसे तो मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें याद नहीं है, लेकिन एक चीज़ है मेरे अंदर कि मैं अगर कोई सा प्राइस चल रहा है तो मैं उस प्राइस को बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्राइस से डबल होने तक का भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, एंड उस पर्टिकुलर प्राइस से उसको जीरो होने का भी एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मेरे अंदर ये फीलिंग है, मैं सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सपेक्ट नहीं करता चीज़ों को, मैं दोनों साइड के लिए 100% रेडी रहता। एंड सेकेंड चीज़ बता रहे हैं कि मैं हर मोमेंट पर रैशनल रहता हूँ, हर मोमेंट पर मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हूँ, एंड डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स को फॉलो करता हूँ। यही वो चीज़ें जो शायद मुझे दूसरों से अलग बनाई हैं इस मार्केट में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैकडिस वगैरह, वो बोल रहे हैं क्या ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको सिखाया जा सकता है लोगों को। तो कोवनेर बोल रहे हैं कि हाँ इसे सिखाया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इस स्किल्स को सीख सके। वो बता रहे हैं कि अपने लाइफ में उन्होंने कई सारे लोगों को कोचिंग दिया है, कई सारे लोगों को सिखाने की कोशिश किया है, लेकिन जितने को भी उन्होंने ट्रेनिंग दिया है उसमें से कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो एक्चुअल में अच्छे ट्रेडर बन पाए हैं। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो ट्रेडिंग जो कैरियर है, ट्रेडिंग जो चीज़ है, वो एक्चुअली इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ही नहीं। यहाँ पे किसी का इंटेलिजेंस काम नहीं आता है। यहाँ पर जो चीज़ें काम आती है वो होता है बहुत डिफरेंट चीज़ें काम आती है यहाँ पर, जैसे कि खुद का सेल्फ डिसिप्लिन, खुद का एक खुद पे विश्वास हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, मतलब खुद का, इसमें बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसलिए ये नहीं बोल सकते कि किसी इंसान को अगर हम ट्रेडिंग की स्किल सिखा दें और वो सीख ही जाएगा। थोड़ा सा इसको डिफरेंट गेम बता रहे हैं ब्रूस कोवनेर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैकडिस वगैरह पूछ रहे हैं कि आप जब भी अपना ट्रेड लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फंडामेंटल्स पे भरोसा करते हैं एंड टेक्निकल्स पे, तो आप इसका लॉजिक क्या है। तो ब्रूस कोवनेर यही सीधा सा बता रहे हैं कि मैं सिर्फ टेक्निकल्स को देखकर अपने ट्रेड को डिसाइड नहीं करता हूँ। वो बताते हैं कि
टेक्निकल चीज़ें अच्छी हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। वो एक डॉक्टर का एग्जांपल लेते हुए बता रहे हैं कि जैसे कि डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट आता है तो वो थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक करता है। उसी प्रकार से वो बता रहे हैं कि जब कोई चार्ट होता है तो उसमें जो ये टेक्निकल्स होते हैं ना, टेक्निकल्स हमको उस मार्केट का टेम्परेचर बताते हैं। लेकिन अगर हमको प्रॉपर डायग्नोसिस करना है तो हमको फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। इसलिए इनका मानना है कि फंडामेंटल्स को ज़्यादा अच्छे से समझने से ही ये उस पर्टिकुलर मार्केट के बिहेवियर को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो ये इनका पर्सनल पर्सपेक्टिव है। ये फंडामेंटल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इंडिविजुअली नहीं, टेक्निकल्स पे भी करते हैं एंड उसके बाद फंडामेंटल्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जगदीश वगैरह पूछ रहे हैं कि जैसे जैसे कंप्यूटर का टाइम बढ़ा है एंड अलग अलग सिस्टम बेस्ड कंप्यूटर्स आ रहे हैं, तो क्या इन सब की वजह से जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है उसमें हमको फॉल्स सिग्नल ज़्यादा मिलने लगे हैं? तो ब्रूस कोर्नर का आंसर है यस। जब से ये जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन बढ़ता जा रहा है तो यस, जो पैटर्न्स के जो ब्रेकआउट ट्रेड्स होते हैं हमको बहुत ज़्यादा फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स भी जो सिग्नल देते हैं वो बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स देते हैं। पहले के ज़माने में जब ये सब नहीं थे तो टेक्निकल्स कहीं ना कहीं ज़्यादा हमको एक रिलायबल इंडिकेटर्स थे, ज़्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी रहती थी सक्सेस पाने की। बट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हमको फॉल्स सिग्नल्स मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जगदीश वगैरह पूछ रहे हैं कि मान लीजिए कोई सा एक पर्टिकुलर फेज था, कंसोलिडेशन फेज, एंड उसको ब्रेकआउट किया है एंड आप उस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो आपके अगेंस्ट में जा रहा है, तो किस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप वहाँ से एग्जिट करने वाले हैं? तो ब्रूस कोपनेट बता रहे हैं कि ठीक है, मैंने ब्रेकआउट सोचकर अगर ट्रेड लिया था एंड अगर वो मेरे अगेंस्ट जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में अपना स्टॉप लॉस पुट करूँगा। उनका ये मानना है कि हाँ, वो रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन अगर वो चैनल के बीच में है तो मैं बीच में एग्जिट नहीं करूँगा, मैं किसी पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पॉइंट पर ही अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। वो बता रहे हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो बहुत सारे ट्रेडर्स इसमें फंसे रहते हैं। वो ट्रैप कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं कि देखिए, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या होते हैं जो कोई सा भी ब्रेकआउट है या फिर किसी भी मोमेंट पर जब ट्रेड लेते हैं ना, तो वो एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस वो डिफाइन करते हैं उसका कोई लॉजिक नहीं होता है उनके पास। वो बस क्या करते हैं कि 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट का एक एसएल सेट करके रखते हैं एंड उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ ले लेते हैं और उनको लगता है कि हम अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट ऐसे नहीं होता है। उनका ये मानना है कि जब भी हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमको एक स्टॉप लॉस वाला स्टॉप पॉइंट हमको ढूंढने की कोशिश करना है। स्टॉप पॉइंट इन द सेंस कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर अगर मार्केट आता है तो फिर हमारा एनालिसिस टोटली रॉन्ग हो जाएगा। हमको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है। हो सकता है अगर हम 100 पे बाई कर रहे हैं एंड वो पॉइंट जहाँ पर तक अगर मार्केट आए तो हम टोटली रॉन्ग हैं, वो 30 पॉइंट्स नीचे हो सकता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 30 पॉइंट्स का होगा एंड उस 30 पॉइंट्स के हिसाब से हमको अपने क्वांटिटी को डिसाइड करना है। तो इस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट होता है, ना कि ऐसे कि हमने 100 पर ले रहे हैं एंड 5 पॉइंट नीचे हम एस लगा रहे हैं। तो ब्रूस कोपनेट का यही मानना है कि जो एस होता है, जो स्टॉप लॉस का सिस्टम है, वो जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब भी स्टॉप लॉस होना चाहिए, स्टॉप पॉइंट होना चाहिए, वो एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि जहाँ पर अगर मार्केट आ जाए तो एक इंडिकेशन दे कि यस, हम टोटली 100% रॉन्ग साबित हो गए हैं। वरना कई बार ऐसे आज के टाइम पर देखा गया है कि हमारे एंट्री के बाद मार्केट हल्का सा रिट्रेस होती है एंड वहाँ से वो वापस हमारे फेवर में आ जाती है। तो ऐसे में तो हमको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यही चीज़ वो बता रहे हैं, स्टॉप का चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि किस मोमेंट पर किस जगह पर हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जगदीश वगैरह पूछ रहे हैं कि वो बोलते हैं कि आप तो इतने सारे सिस्टम ट्रेडिंग भी कर चुके हैं, बहुत सारे सिस्टम पे भी ट्रेड लगा लिए हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर ट्रेडर को अगर एक सिस्टम दे दिया जाए तो उससे वो बहुत अच्छा ट्रेडिंग कर सकता है? तो ब्रूस कोपनेट का कहना है कि यस, उन्होंने सिस्टम ट्रेडिंग भी किया हुआ। सिस्टम ट्रेडिंग इन द सेंस कोई सा एक कंप्यूटराइज्ड में ट्रेडिंग किया हुआ है, लेकिन उनका ये मानना है कि उसमें क्या होता है, कई बार वॉलेटिलिटी कुछ अलग टाइप से होती है, मार्केट अलग अलग तरीके से बिहेव करती है एंड कंप्यूटर को वो चीज़ें समझ नहीं आ सकती है उस moment पर। तो फिर ये चीज़ें सिर्फ इमोशंस जो इंसान है अपने इंटेलिजेंस से ही मैनेज कर सकता है। तो इसलिए उनको लगता है कि हाँ, कुछ हद तक तो इंसान को फ़ायदा हो सकता है इस प्रकार से सिस्टम से, लेकिन अल्टीमेटली अगर उनको लॉन्ग रन में रहना है तो टाइम के साथ उनको एडप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा एंड ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब वो खुद के दिमाग से ये एक्शंस लेना स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जगदीश वगैरह पूछ रहे हैं कि ये जो लॉसेस होते हैं, क्या आपको लॉसेस परेशान करते हैं? तो ब्रूस कोपनेट का बोलना है कि मुझे लॉसेस परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अगर लॉसेस पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, पुअर मनी मैनेजमेंट
मैनेजमेंट की वजह से, तब वो मुझे परेशान करता है। अगर मैं एंट्री लेने के वक्त पर मुझे अपना स्टॉप लॉस पता है, स्टॉप पॉइंट पता है, एंड ट्रेड रॉन्ग होने के कारण अगर मुझे लॉस हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा पुअर मनी मैनेजमेंट के कारण मुझे लॉसेस हो रहे हैं तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे हैं जगदीश वगैरह, बोलते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ट्रेडर्स के लिए वो अपने गुरुज को सिर्फ फॉलो करें एंड उसके फॉलो करते करते हुए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? वो ब्रूस कॉर्नर बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं सकती है। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब भी हमको अगर बड़े प्रॉफिट्स बनाने हैं तो हम भी जो पोजीशंस क्रिएट किए ना, हमको उस पोजीशंस को होल्ड करके रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपने गुरुज़ को ही फॉलो करते रहेंगे तो हम उनके आइडियाज़, उनके विचारों से इन्फ्लुएंस्ड होते जाएंगे एंड वो जो पोजीशंस को हो सकता है हम लंबे समय तक होल्ड ना कर पाएँ। तो वही बता रहे हैं कि जब हम दूसरे पर्टिकुलर आदमी को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों के विचारों एंड थॉट्स में टकराव आ सकता है एंड ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे अंदर एक क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए एंड क्लियरिटी ऑफ थॉट्स तभी आएगी जब हमारा एक्शंस हमारे वजह से ही हो एंड हमारे एक्शंस का 100% कंट्रोल हमारे पास हो। इसलिए बोलते हैं अगर गुरुज़ को फॉलो कर रहे हैं कुछ हद तक प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन ओवर द लॉन्ग रन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको इंडिपेंडेंट ही होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपने रिस्क को कंट्रोल करने के बारे में बताया एंड और वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप लंबे समय तक कन्विक्शन के साथ अपने पोजीशंस को होल्ड कर पाते हैं? तो कोवनर बता रहे हैं कि पहला चीज़ तो है रिस्क मैनेजमेंट, कि मैं जब भी एंट्री लेता हूँ तो एक मेरे को स्टॉप लॉस वाला पॉइंट पता है कि हाँ, अगर पॉइंट मार्केट यहाँ तक आएगी तब मैं टोटली रॉन्ग हूँ। एंड जो सेकंड चीज़ है वो है कोरिलेशन। वो बताते हैं कि कोरिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास 5 डिफरेंट ट्रेड्स मैं ले रहा हूँ एंड सेम चीज़ मैं सेम इंडस्ट्री में ले रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में ले रहा हूँ, तो ये मुझे उतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं देगा। क्यों? ठीक है, मेरे पोजीशंस डिफरेंट हैं बट अल्टीमेटली इसको मैं सेम ट्रेड के 5 क्वांटिटीज़ इसको मैं कंसिडर करूँगी। इसलिए बता रहे हैं कि कोरिलेशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 5 डिफरेंट ट्रेड्स ले रहा हूँ तो पाँचों डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से होने चाहिए, तभी मैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड को ज़्यादा कन्विक्शन के साथ लंबे समय तक होल्ड कर पाऊँगा। वो पूछ रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट है वो कभी ना कभी बहुत ज़्यादा चॉपी होता है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव होता है, बहुत ज़्यादा नॉइजेस होता है, तो क्या वो टेक्निक है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो बता रहे हैं इसका सीधा सा है कि हमको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पर मार्केट को एनालाइज करना है एंड होल्ड करने की कोशिश करना है। वो बता रहे हैं कि अगर हम जितना शॉर्टर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को देखेंगे, हमको नॉइज़ एंड वॉलेटिलिटी दिखने वाली है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा, हमारा जो विजन है वो लॉन्गर टर्म के लिए है, ठीक है, अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पर चीज़ों को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तो ये सब नॉइज़ेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड अपने पोजीशंस को लंबे समय तक होल्ड करके ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जेगडिव से, अगर वो पूछ रहे हैं कि जो हार्ड वर्क है एंड टैलेंट है, इन दोनों के बीच क्या बैलेंस है ट्रेडिंग में? तो वो बता रहे हैं कि यार अगर किसी के पास टैलेंट है एंड वो अच्छे से हार्ड वर्क नहीं कर रहा है ना, तो फिर मतलब नहीं है ना। अगर हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहा है आदमी तो वो टैलेंट को झुका सकता है। इनका यही मानना है। ट्रेडिंग में भी अगर कोई ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, ज़्यादा अच्छे से एनालाइज कर रहा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, सो ही कैन बीट द टैलेंटेड पर्सन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जगदीश सेगर, क्या मार्केट में ऐसा ट्रेडर्स के लिए पॉसिबल है कि जो इनट स्किल्स के साथ इनबॉर्न हो किसी ट्रेडिंग स्किल्स के साथ, क्या उसको ये फ़ायदा करने वाला है? तो बता रहे हैं ब्रूस कन्वर कि कुछ हद तक ये कर सकता है ना, कि किसी के पास अगर इनबॉर्न स्किल्स है कि वो सही प्रेडिक्ट करता है चीज़ों को, तो वो उसको हेल्प कर सकता है। लेकिन कितना हेल्प करेगा? वो उसको शॉर्टर टर्म के लिए हेल्प करेगा, कि हो सकता है उसको 1 साल 2 साल प्रॉफिट दे दे, है ना। लेकिन अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए रहना है मार्केट में, 10 साल 20 साल 25 साल, उसके पूरे करियर के लिए अगर उसको रहना है मार्केट में, तो उसकी जो इनबॉर्न स्किल्स है वो उसको काम नहीं आएगी, बल्कि जो उसका हार्ड वर्क होगा, कंटिन्यूस एक्सपर्टीज़ गेन करना होगा, नॉलेज गेन करना होगा, एक्सपीरियंस होगा, वो इसको काम करने वाला है। इसलिए ओवर द लॉन्ग टर्म इनेट स्किल एंड इनबॉर्न स्किल से काम नहीं बनेगा, हमको एक्वायर करनी पड़ेगी नॉलेज यहाँ पर, तभी हम ट्रेडिंग में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओवर ट्रेडिंग के अलावा और क्या चीज़ है जो नोविस ट्रेडर, जो नया ट्रेडर होता है, वो बहुत गलत करता है? तो ब्रूस कोवनर का बताना है कि ओवर ट्रेडिंग तो एक चीज़ है, कि ओवर ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो अपना पैसा पूरा डिप्लीट कर देता है, कैपिटल को ख़त्म कर देता है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि जो नए ट्रेडर होते हैं ना, उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा यार कि मार्केट उनके अगेंस्ट नहीं है। कई लोगों को लगता है कि जब वो लॉसेस करते हैं कंटिन्यूसली, उनको लगता है यार मार्केट मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है, हमेशा मेरा एसएल हिट क्यों होता है, हमेशा मेरे को ही लॉसेस क्यों होते हैं। तो उनको इस बात को समझना है, उनको समझना है कि मार्केट सबके लिए न्यूट्रल है, उसकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए हमारे अंदर ऐसी जो फीलिंग है कि
कि काश ये मेरे डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, यहाँ से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, बस मेरे को प्रॉफिट मिल जाए, लॉसेस जो है वो वापस रिकवर हो जाए, बस मेरे को लॉसेस ना मिले। तो इस प्रकार के जो पर्सनल रिलेटेड जो हमारे फीलिंग्स होती हैं ना, हम इसको हटाना है और समझना है कि मार्केट सबके लिए बराबर है, ये मेरे मार्केट की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये वो चीज़ है जो नोविस ट्रेडर को ध्यान में रखना है। और एक जो इम्पॉर्टेंट स्किल्स टिप्स जो आपको देना चाहेंगे नोविस ट्रेडर को, बता रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही वो चीज़ है जो ओवर द लॉन्ग टर्म आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। वो बता रहे हैं कि जनरली मेरा ये पर्सनल रूल वो बता रहे हैं ब्रूस कोवनर अपना, कि वो अपना जो उनका कैपिटल होता है ना, उसका 1% से ज़्यादा वो एक सिंगल ट्रेड में रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन जो नोविस ट्रेडर होता है वो 5%, 10%, 15, 20, इवन 50%, 100% पैसे को रिस्क में लगा देता है। ऐसे करके हम ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। हमको अपने रिस्क पे कंट्रोल करना है। स्टॉप लॉस लगाने का टेक्निक भी उन्होंने समझा दिया है। बस ये सब चीज़ों को फॉलो करके वी कैन बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो फिर आफ्टर वर्ड्स में बस यही बता रहे हैं कि जो ब्रूस कोवनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी थे, हार्वर्ड से पढ़कर निकले हुए थे, एंड वो स्टार्टिंग में टीचर थे, बट उनको ये टीचिंग का प्रोफेशन अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल मार्केट की तरफ शिफ्ट हुए। एंड फाइनेंशियल मार्केट में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की थी, एंड स्टडी करने के बाद भी उनको लॉसेस हुए, कुछ उनके अनवांटेड मिस्टेक्स की वजह से। मिस्टेक्स कुछ ऐसे थे कि वो दूसरों की बात पर आ गए थे, वो अपने रिस्क को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे थे, वो हाईली लेवरेज्ड थे। ये सब उनकी कुछ मिस्टेक्स थे। वो जो टिप्स जो एक नोविस ट्रेडर को वो देना चाह रहे हैं वो ये कि रिस्क मैनेजमेंट पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है उनका उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है कि स्टॉप लॉस हमको हमारा ऐसे पॉइंट पर लगाना है कि जहाँ तक अगर मार्केट आ रही है इसका उस मोमेंट पर हम टोटली रॉन्ग साबित हो रहे हैं। ऐसे जगह पर नहीं कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, ऐसे हिसाब से नहीं। स्टॉप लॉस लगा डिफाइन करने के बाद हमको क्वांटिटी डिसाइड करनी है। रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। मार्केट सबके लिए बराबर है, हमको मार्केट को ये नहीं सोचना है कि मार्केट मेरे से पैसा लूटने आया है। जो ये दुनिया में जो ट्रेडिंग की जो स्किल्स है वो इनबॉर्न स्किल्स नहीं है भैया, हम इसको सीख सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रेडिंग वो बता रहे हैं ऐसी स्किल्स है जिसको हर किसी को सिखाया नहीं जा सकता। ये जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती है उससे थोड़ा डिफरेंट स्किल्स है। इसमें खुद का एक विल पावर चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमको ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो वही बता रहे हैं अगर हम, हाँ, एट लास्ट उन्होंने ये बताया कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इन केस ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। अगर हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो स्किल्स को बीट कर सकता है, टैलेंट को बीट कर सकता है ओवर द लॉन्ग टर्म। तो बस इसी के साथ ये जो सेकंड हमारा इंटरव्यूअर थे जो थे ब्रूस कोवनर, बहुत ही दुनिया के बड़े ट्रेडर, उनका इंटरव्यू खत्म होता है। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरव्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं। ये वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है कि इंटरव्यू को समझा पाना इट्स बिट डिफिकल्ट, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाय।